गॉड फार्मिंग का लोगों के दिमाग के अंदर ये रुझान चल रहा है। गांव में हर बंदा सुनता है बकरी पालो और बकरी से जो है साल में 2 बार बच्चे देती है और 4 बच्चे आ जाते हैं, तो इसी तरीके से वो डेवलप हो जाते हैं। 90% लोगों का माइंडसेट यहाँ पे है। कहीं भी ऐसा नहीं है भी आपने 10 एनिमल पाल लिए तो आप 200 पाल सकते हो। 10 के बिहार पे 10 रख के आपने 200 का खोला है तो फिर आप पिटोगे। 10 का तजर्बा 200 में काम नहीं आएगा। अभी क्या है, इंडिया के अंदर ये भी एक दुर्भाग्य है, अभी ब्रीडिंग का कोई फार्म नहीं है। मतलब ये बातें कहने की है, जितने भी गॉड फार्मिंग चल रही है वो ट्रेडिंग की चल रही है। जिसने ब्रीडिंग के लिए खोला वो बंद हो गया, तो अभी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इधर से माल लिया उधर से बेचा, बस काम खत्म है। मैं वीडियो देखता हूँ, हर बंदा बोल रहा है भी नए काम शुरू करना है तो प्रेग्नेंट फीमेल से करो, और जिस बंदे ने अभी तक बकरी नहीं रखी उसको प्रेग्नेंट फीमेल दिला रहे हो, उसके घर में डिलीवरी होने वाली है, तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा। अराउंड 3000 से प्लस एनिमल मैं अपने हाथ से परचेज कर चुका हूँ, और हमने जो एनिमल लिया है वो 8 महीने से लेके 14 महीने की एज में लिया, ना तो छोटा लिया ना बड़ा लिया। बहुत फार्म मेरे हाथों से बंद हुए हैं, बहुत नए लगे हैं। आज भी हालात है, लोग फोन करते हैं भी हमें अपना फार्म सेल करना, आपने लेना तो बताओ। तो मार्केटिंग का अपने जो सिनेरियो अभी चल रहा है, वो लोग मंडियों में सेल कर रहे हैं, मंडियों में ले रहे हैं, तो ये वो धंधा ही नहीं है। आप मंडी से एनिमल लाए और मंडी में जाके सेल कर लिया और स्टॉल फीडिंग में पाल रहे हो, कभी फार्मर सक्सेस नहीं हो सकते। फालतू की बातें। तो मुझे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। अगर बंदा 50-100 बकरियों से शुरू करता है तो उसकी इनकम किस तरह से स्टार्ट होती है बकरी फार्म में? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना प्रभ ब्रीफिंग। आज मैं आया हुआ हूं श्री गंगानगर राजस्थान में एक गोट फार्म को कवर करने के लिए। यहां पे टोटल 500 बकरियों का गोट फार्म है और यहां पे बीटल नस्ल के ऊपर काम किया जाता है। थोड़ी बोर भी है, इस सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गोट फार्मिंग दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। पूरी दुनिया में दोस्तों 1.2 बिलियन गोट्स हैं, उसमें से अकेले इंडिया में 148 मिलियन गोट्स पाई जाती है, जो कि गोट्स की दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसका 13-14% हिस्सा बनता है। उसके बाद चाइना में है, पाकिस्तान में है। इंडिया में दोस्तों गॉड फार्मिंग मेनली 3 कारणों से की जाती है। पहला है मिल्क, दूध के लिए, दूसरा है मीट पर्पज से, और तीसरा है ब्रीड पे, कि बकरियों को ब्रीडिंग के लिए लाया जाता है, आगे बच्चे पैदा करके उनको बेचा जाता है दूसरे किसानों को। भारत में अलग अलग राज्य के हिसाब से बकरी का पालन किया जाता है। जैसे मान लीजिए पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बीटल नस्ल के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में फिरोही आ जाती है, जमुनापुरी आ जाती है। राजस्थान के जो एरिया लगता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे भी बीटल नस्ल के ऊपर बहुत काम किया जाता है। ऐसे भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग नस्ल के ऊपर काम किया जाता है। जिस तरह का वहां पे क्लाइमेट है, जिस तरह के एनवायरमेंट कंडीशंस होती हैं। अगर आपने गोट फार्मिंग करनी है, आपने मिल्क के लिए करनी है तो आपको अलग ब्रीड को सिलेक्ट करना है। अगर आपने मीट के लिए करनी है तो आपको अलग ब्रीड को सिलेक्ट करना है। अगर आपने मीट और मिल्क दोनों के लिए करने हैं तो आपको अलग ब्रीड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में जो लाइव स्टॉक है दोस्तों, उसमें 27% शेयर गोट्स का है। एक फार्मर से जो पिछले कई सालों से गोट फार्म चला रहे हैं, तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है वीडियो में। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुंचे। जी सर, देश के किसानों को अपने फार्म के बारे में और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम भूपिंदर सिंह बराड़ है जी, और मेरी कंपनी का नाम ग्रीन पॉकेट्स है। ठीक है। और हम पिछले 8 साल से गॉड फार्मिंग में हैं, जिसमें हमने 2 ब्रीड पे काम किया। पहले अफ्रीकन बॉयर पे, नॉर्थ इंडिया में हमने उसको लेके आए, और अभी हम 3 साल से बीटल पे काम कर रहे हैं गढ़वासु यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो उनके साथ हमारा एक ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर एक MOU साइन है, तो हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा ये फार्म जो है वो 500 एनिमल के स्ट्रेंथ का है। अभी 300 के आसपास हमारे पास एनिमल है। ठीक है। और ये लोकेशन जो है हमारी, ये गंगानगर बाईपास सालू शहर की तरफ रोड निकलती है, 5 गांव के पास है जी। सर शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आपके शेड के बारे में जानना है कि आपने शेड किस तरह से बनाया है। शेड का जो एरिया है वो 60 बाई 165 फुट है, और इसका डिजाइन हमने खुद ही किया है, क्योंकि हम पीछे 8 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें पता था पहले वाले शेड में हमें क्या प्रॉब्लम आई, तो हमने इसकी दोनों साइड को ओपन रखा हुआ है। तो हमारे मौसम का रहता है, तो वो अलग अलग तरीके का वेदर है। यहाँ पे गर्मी भी एक्सट्रीम लेवल पे रहती है, फिर कुछ टाइम बारिश का आता है, फिर सर्दी का 2 महीने का पूरा रहता है। तो उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है जी। जैसे नजर आ रहा है सर, आपने सेक्शन अलग अलग बना रखे हैं और सेक्शन के साथ पीछे भी खाली जगह छोड़ रखी है। एक्चुअल ये गॉड के जो सेक्शन अपने को बनाने इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये एज ग्रुप के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से रहते हैं एनिमल इसमें। ठीक है। कोई बड़ा छोटा एनिमल है तो उसको प्रॉब्लम आती है, बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को दिक्कत करता है, वो खाने नहीं देता, उससे डरते रहते हैं, तो वो फिर वीक होना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने इनके अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। तो ये जैसे शेड एरिया अंदर हो गया, 80 फुट हमारा बाहर की तरफ है। सर सर्दियों में कैसे करते हैं? सर्दियों में साइडों के ये पर्दे लगे हुए हैं जी, इनको हम डाउन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्दी कवर हो जाती है इनसे। ऊपर सर पूरा पफ पैनल की छत बना रखी है। हाँ जी। ये एक्चुअल ऊपर जो शीट लगी हुई है वो तो सीमेंटेड शीट जिसको अपने बोल देते हैं जी, कंपनीज की लगी हुई है। तो नीचे हमने गुजरात से ये शीट मंगवाई थी 10 mm 48 माइक्रोन की।
ठीक है। तो ताकि 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर में कम रहता है जी। अच्छा, तो हमें टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। और हाइट कितनी है फिर शेड की? हाइट इसकी 14 फुट है बीच में से, है। साइडों से 9 फुट है। लगभग 60 फुट 500 एनिमल आ जाएंगे। 500 एनिमल बड़े आराम से आ जाएंगे। सर गोट फार्मिंग देखा है हमारे देश में काफी बड़े पैमाने पे की जाती है, बट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। जी तो बिल्कुल। कुछ लोग मीट के लिए करते हैं, कुछ मिल्क के लिए और कुछ ब्रीड के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ये जानना है कि सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा कैटेगरी है? सबसे प्रॉफिटेबल जो है वो तो है मिल्क का ही। ठीक है। इंटरनेशनल जितनी भी आप फार्मिंग देखो गॉड की, तो वो सारे दूध पे काम कर रहे हैं। मिल्क का जो चीज बनाते हैं गॉड चीज से यूरोप कंट्रीज के अंदर बहुत कॉस्टली, और इंडिया में भी जो आ रहा है वो 3000 रुपये प्लस केजी का प्राइस है उसका। तो ये अपने भी इधर डिमांड अभी बढ़ रही है। मिल्क के लिए अपने को एक ब्रीड चाहिए प्रॉपर, तो वो मिल्क ब्रीड अपने बेस्ट जो है वो पंजाब की है बीटल। अब इसमें भी क्या है, लोगों ने मिक्सिंग कर दी है। ठीक है। तो इस पहले तो जिस बंदे ने मिल्क पे काम करना है, पहले तो वो ब्रीड लेके आए, फिर उसका सिलेक्शन करे। वो 3-4 साल बाद सिलेक्शन उसके पास आ जाएगा, तो फिर वो प्रॉपरली मिल्क पे जा सकता है। अभी जो हमारे पास गॉट है, किसी का तो 1-1.5 लीटर दूध है, किसी का 3 लीटर है, 3.5 लीटर है। तो उसके बिहार पे अपने को जो एनिमल चाहिए वो 3 लीटर के ही चाहिए। तो 3 लीटर से 2.5-3 लीटर से अपने पास कम नहीं होना चाहिए, तो फिर ही अपने अच्छा प्रॉफिट उससे गेन कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन चल रहा है हमारा, अभी सिलेक्शन कर रहे हैं हम। तो धीरे धीरे 2-3 साल में पहुंच जाएंगे। यूनिवर्सिटी की सपोर्ट हमें मिल रही है, तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा ब्रीड के लिए बता सकते हैं, अगर किसी ने ब्रीड के लिए काम करना है, जहाँ मीट के लिए करना है, तो कौन सी इसकी नस्ल रखनी चाहिए? तो मेरा तो ये मानना है, स्टॉल फीडिंग पे काम करना है अगर आपको, तो आपको बड़ी ब्रीड और हैवी ब्रीड रखनी पड़ेगी, ताकि अगर मटन पे मीट पे भी काम करते हैं या ईद पे भी काम करते हैं, तो एनिमल का वेट तो हो ना, पैसे तो वजन के मिलने हैं। और ब्रीडिंग पे काम करते हो तो ब्रीडिंग तो आप जिस ब्रीड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस एनिमल की ब्रीडिंग करोगे, उस ब्रीडिंग में जाओगे, तो ब्रीडिंग में बहुत पैसा है। पर ब्रीडिंग में जाने के लिए आपको पहले पैसा बहुत लगाना पड़ेगा। आपके पास वैसे एनिमल तो होने चाहिए ना, वैसे बग होने चाहिए। जैसे हमारे पास अभी बग खड़े हैं, तो वो 3-4 लाख रुपए के बग है, हमने परचेज किए हैं बाहर से लोगों से। बच्चा भी हमने 1-1 लाख 1.25 लाख का लिया है लोगों से। तो वो कॉस्टली प्रोजेक्ट हो जाता है। थोड़े कम एनिमल आते हैं पर महंगे आते हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा वो उस तरीके से काम कर सकता है तो ज्यादा बेटर है, पर वो उस ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जा सकते आप। मतलब 5-10 एनिमल से स्टार्ट कर पाओगे, आप धीरे धीरे उसको बढ़ा लो आप। तो जो गोट फार्मिंग है, जैसे ये पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, या शीप फार्मिंग होगी, तो उससे थोड़ा अलग कैसे है? अभी तो एक्चुअल क्या है, गॉड फार्मिंग का लोगों के दिमाग के अंदर ये रुझान चल रहा है। गांव में हर बंदा सुनता है बकरी पालो, और बकरी से जो है साल में 2 बार बच्चे देती है और 4 बच्चे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से वो डेवलप हो जाता है। 90% लोगों का माइंडसेट यहाँ पे है। मेरे पास भी जैसे लोग आते हैं तो बोलते हैं जी हमने तो 2 लेके आए थे, 15 होगी। कैलकुलेशन नहीं है लोगों की। तो इसलिए बकरी फार्म लोगों को अलग और वो उस तरीके बोल रहे हैं। बाकी लाइव स्टॉक के अंदर कुछ अलग नहीं है। लाइव स्टॉक काम करते हैं, हर एनिमल का अपना अपना प्रॉफिट है। अब देखो थोड़ा सा इसमें ये है भी कम आदमी इसको फार्म को मैनेज कर लेते हैं। और जो फोल्डर की मैनेजमेंट है, फोल्डर की ड्राई फोल्डर आप अपने पास स्टॉक कर लो साल का, तो वो अपने को इजी हो जाता है। तो उस तरीके से ये फार्मिंग मैनेजेबल है। जैसे पूरे साल में टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसके हिसाब से हमें फीड का भी सिलेक्शन करना होता है। देखो ये टेम्परेचर के हिसाब से तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है जी। जैसे गर्मियों का थोड़ा अलग हो जाता है, सर्दियों का थोड़ा अलग होता है। पर फीड का जो लैक्टेशन में एनिमल जो दूध के है उनका अलग रहता है, जो हीफर है उनका अलग रहता है, जो ग्रोइंग एनिमल है जी, जो अभी प्रेगनेंसी में आने होने वाले हैं, जो 2 महीने 3 महीने रह गए उसके, उनका अलग हो जाता है फीड। तो बच्चों का फीड अलग से आता है, किड जो स्टार्टर अपने देते हैं वो अलग हो जाता है। पर इस लेवल पे कोई जाता नहीं है, क्योंकि इतना कमर्शियल फार्मिंग किसी के पास है ही नहीं। ये तो बड़े स्केल की बातें हैं। आपके पास 500-700 का हर्ड है तो अपने 3-4 तरीके का फीड तैयार कर लिया। अब जिस बंदे के पास 20 एनिमल है, वो जिसमें 5 बच्चे हैं, 10 ग्रोइंग में हैं, 5 बच्चे देने वाली हैं, 3 ने बच्चे दे रखे हैं, तो वो कैसे मैनेज करेगा? हो नहीं सकता उसको। तो वो लोग एक ही तरीके की इसकी न्यूट्रिशन देते हैं। सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से की हुई है जी। थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारा जो पहले फार्म था तो हमें बहुत दिक्कत आती थी। अगर बड़ा टब या बर्तन रखते थे पानी के लिए, एक बार उसको भर दिया तो ये क्या एनिमल थोड़ा टाइम में इसको पीता रहता है, और वो दाना वाना होता है तो वो उसमें डलता रहता था। तो सफाई करना बड़ा इशू था, क्योंकि ज्यादा पानी डालते हो तो उतना पी नहीं सकते जी। फिर उसको सफाई करने की दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने तो छोटे लगाए और ये ऑटोमेटिक कर दिया। इसका पीछे से हम एक वाटर लेवल निकाल लिया हमने, और जितना गोट इसमें पानी पी लेगी, अब इसके अंदर 5 लीटर 4-5 लीटर क्वांटिटी है, तो पानी पी लेगी उतना ही वापस आ जाएगा इसके अंदर। तो इसका एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। फिर साफ भी करना है, नीचे से वॉल दिया वो बंद करो, ऊपर 2-3 लीटर पानी है वो डोल दो। ठीक है, जो पीछे टंकी है वो इसके लेवल पे है? वो इसके लेवल पे है जी। ठीक है जी। तो उस हिसाब से ये मेंटेन हो रहा है। ये सर हमने देखा है कई जगह लोग बहुत बड़े बड़े गोट फार्म खोल लेते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते, कुछ टाइम बाद वो गोट फार्म बंद हो जाते हैं, तो उनका क्या रीजन होता है? देखो जी, कामयाब ना होना काम कोई भी है, सब फेल होते हैं, सब पास हो जाते हैं, पर अकेले गॉड फार्म की बात नहीं है। ये फेल होने का वही है जिस बंदे के पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, एनिमल को टेक केयर करने का नॉलेज नहीं है जी, वो प्रॉपर तरीके से जाते नहीं उस चीज़ों में।
वो देख लेते हैं बकरियां ये ला के रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। बकरियां को ग्रेजिंग कराना तो वो तो एक अलग मैटर है, वो तो 200-500 रखो, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है। अब ये जो स्टॉल फीडिंग है तो इसके अंदर बहुत सारे चैलेंज है, इसकी न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप छोटा एनिमल है और अपने हिसाब से अपने डाइट दे रहे हैं, जो अपने को ठीक लगती है, सस्ती लगती है, अपने वो देते हैं, महंगी वाली तो देते नहीं, बिल्कुल है ना, क्योंकि कॉस्ट भी इफेक्टिव करनी है। तो इस जानवर को उस तरीके से अपने को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लोगों को सब बात समझ तब आती है जब उसको 1-2 साल होते हैं, जी। सब एनिमल के अंदर डेफिशिएंसी शुरू होती है। फिर साल में बच्चा 2 बार नहीं देती, वो 15 महीने में 2 बार बच्चे नहीं देती, वो 1 बार ही देती है। तो धीरे धीरे करके वो न्यूट्रिशन की वजह से, नॉलेज की वजह से वो परेशान होकर वो छोड़ देते हैं, प्रोडक्शन नहीं मिल पाती, ग्रोथ नहीं मिल पाती। सर गोट फार्म में थोड़ा सा क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताइए। क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग करनी चाहिए, किसके बारे में बताऊं मैं आपको? आप दोनों बताइए, करनी चाहिए या देखो, किया जाता है आमतौर पे? आपको अगर सिर्फ मांस पे काम करना है, कटिंग के लिए एनिमल सेल करने हैं, जी, तो क्रॉस ब्रीडिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उसमें एनिमल परफॉर्म अच्छा करता है। आप बढ़िया कोई स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, उसके साथ 2 ब्रीड का मेल करते हो, तो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर इम्यूनिटी एनिमल की ज़्यादा बनती है, ठीक है। एनिमल शार्प भी होता है, वेट गेन भी अच्छा करता है। अदरवाइज अगर अपने पर्टिकुलर किसी ब्रीड पे काम करना है या जैसे मिल्किंग की बात करना है, तो उसमें फिर ब्रीड सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको प्योरली आपको पता है भाई हमने तो 100, 200, 400 जानवर तैयार किया और वो उनको बुलाना है व्यापारी को और वो ट्रक भरा देना है, तो फिर तो आप क्रॉस ब्रीड करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अदरवाइज क्रॉस ब्रीड आप मत करो, ठीक है। क्योंकि जो डिमांड है वो ब्रीड की है। एक तो आप आज हम मतलब काम कर रहे हैं मिल्किंग के ऊपर, तो हम मिल्किंग पे भी काम कर रहे हैं और ब्रीड पे भी काम कर रहे हैं। तो ब्रीड हम जब जैसे जैसे सिलेक्शन होता जाएगा तो ब्रीड के भी हमें पैसे मिलेंगे, है ना। अदरवाइज हम मिल्क के पीछे अकेला भागें, हमें तो सिर्फ दूध ही लेना और कुछ नहीं लेना, तो हमें कैसे कान हो, कैसे नाक हो, तो वो फिर हमारा एक कंसेप्ट हो जाएगा कि दूध से प्रोडक्ट पैसा कमा रहे हैं, दूसरी चीज़ से नहीं। अगर हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे तो हमारा दूसरा चैनल भी आप खुल जाएगा पैसे कमाने का। मान लो आप अच्छी ब्रीड भी अच्छी है, दूध भी अच्छा आ रहा है, तो हमारे को सेल करना है, तो वही बच्चा जो 10,000 का बिकता है 25,000 का बिक सकता है, 30,000 का। तो वो दोनों तरफ की अर्निंग स्टार्ट है, तो काम ब्रीड पे करना चाहिए। ठीक है। सर किसी नए बंदे ने गोट फार्मिंग शुरू करनी है और वो शुरू में 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, वो किस तरह से प्लान कर सकता है? मेरा मानना ये है, जो हमने देखा है, बहुत फार्म मेरे हाथों से बंद हुए हैं, बहुत नए लगे हैं। ठीक है। आज भी हालात है, लोग फोन करते हैं भी हमें अपना फार्म सेल करना, आपने लेना तो बताओ। एनिमल 10 से शुरू करो या 100 से करो या 500 से करो, ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये तो बंदा अपने पैसे के हिसाब से काम शुरू करेगा, जितना उसके पास इन्वेस्टमेंट है। प्रॉब्लम ये है भी हम जब काम शुरू कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हम जिस चीज़ का काम शुरू कर रहे हैं, हमने उसको मीट के पर्पज से कर रहे हैं, हम उसको ब्रीडिंग के पर्पज से कर रहे हैं, मिल्किंग के पर्पज से कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने को ब्रीड चूज करनी पड़ेगी। हमने हर ब्रीड हर कंसेप्ट पे काम नहीं करती। जैसे हमने दूध के लिए चुना, तो दूध में हमें बीटल के लिए सोचा, है ना। अब कोई बंदा किसी और की चीज़ के लिए काम करना चाहता है, तो वो किसी और ब्रीड के बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले तो फार्मर को ब्रीड का सिलेक्शन करना चाहिए। और जो छोटा फार्मर काम कर रहा है, वो मीट पे, स्टॉल फीडिंग पे कामयाब नहीं हो सकता। मान लो किसी ने 20-30 एनिमल रखे हैं, तो 20-30 एनिमल के अंदर आप कितने तो बेच लोगे, कितने रख लोगे, फिर आपके पास व्यापारी नहीं आएगा। व्यापारी आएगा तो औने पौने दाम देगा, तो उसकी कॉस्ट ही नहीं इफेक्टिव। स्टॉल फीडिंग के ऊपर बकरी के अंदर ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है, क्योंकि बकरी का रेट 300 रुपये किलो का है बिकने का, ठीक है ना, बाजार के अंदर जो कटिंग के लिए सेल होती है। जी। और 300 रुपये किलो से ऊपर तो हमें कॉस्ट बैठ रही है इसकी, तो उसकी वायबिलिटी नहीं है। वो कम एनिमल जिस बंदे ने रखने हैं, वो अच्छी ब्रीड के, अच्छी लाइन के जानवर रखे, ताकि वो उसके पास कम क्वांटिटी में लोग उससे ब्रीडिंग के लिए एनिमल ले जाए, उसको पैसे ज़्यादा मिल जाए। तो छोटा फार्मर जो काम कर रहा है 5-10 से, वो चाहे वो कितना ही पैसा लगे, अब मान लो उसने 5 लाख रुपए लगाना है या 2.5 लाख रुपए लगाना है, तो 2.5 लाख रुपए उसको 15 या 20 एनिमल पे मत लगाए वो। चाहे उसको मार्केट से 50,000 की गोट मिलती है, चाहे 70 की मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो कम एनिमल लगा के एक अच्छी ब्रीड तैयार कर ले। वो मल्टीप्लाई होने में इसमें टाइम नहीं लगता, तो वो ज़्यादा सक्सेस होगा। ये फार्मर को चीज़ को ध्यान रखनी चाहिए भी मेरा गोल क्या है, मैंने किस तरीके से काम करना है। और इसमें अगर किसी फार्मर को हमारी भी हेल्प चाहिए ना, तो हमसे भी बात कर सकता है, हम बता देंगे उसको। हमको पैसा नहीं लेते इस चीज़ का। हम जो फार्मर इस तरीके से काम करना चाहता है, हमारे साथ भी कोई मिलकर काम करना चाहता है ब्रीड के बारे में, हम पूरा उसको डेटा बता देंगे, ऐसा डेटा एनालाइज करना है, इस तरीके से ब्रीड डेवलप कर सकते हैं अपने, ऐसे काम कर सकते हैं, हम भी उसको गाइड कर देंगे। ठीक है। ये नहीं है भी हमारे से एनिमल परचेज करे, हमसे वो गाइड ले, वो सीरियस होना चाहिए बंदा। ऐसे नहीं हमारा वो फ़ोन उठा के टाइम उठा ले, वो टाइम हमारे पास नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, वो फ़ोन करने की बजाय फ़ोन इसलिए करे भी आप हमें मिल सकते, मिलने आए तो ज़्यादा बेटर है।
सही है, आके सारी चीजें देख भी लेगा हाँ मौके पे हाँ, बंदा। वो फोन पे तो फिर हम देखो किसी को कुछ बता ही नहीं सकते, डिस्कस क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें फार्मर को ध्यान रखनी चाहिए। नहीं, नया फार्मर नहीं पता तो आके देखे, विजिट करे, 10 फार्म विजिट करे ढंग के जो चल रहे हैं, उसको एनालाइज करे, उसकी समझ इतनी होनी चाहिए मैं ये फार्म देख के आऊँ तो इसके अंदर ये चीजें हैं। सर एक जनरल ओवरव्यू बता सकते हैं, किसी ने अगर मिल्क मीट या ब्रीड पे काम करना है तो कितनी उम्र के बच्चे लेने चाहिए? हमने आज तक जितने एनिमल परचेज किए अराउंड 3000 से प्लस एनिमल मैं अपने हाथ से परचेज कर चुका हूँ। और हमने जो एनिमल लिया है वो 8 महीने से लेके 14 महीने की एज में लिया है, ना तो छोटा लिया ना बड़ा लिया। कारण देखो बहुत छोटा बच्चा अपने क्या नया आदमी होता है तो उससे वो तैयार नहीं होता, टाइम लगता है, मोर्टेलिटी की इशू ज़्यादा आते हैं, इम्यूनिटी एनिमल की बनती नहीं है, खाने पीने में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बच्चा, वो बहुत बढ़िया डाइट देनी पड़ती है। 8-10 महीने का एनिमल क्या हो यंग स्टेज में आना स्टार्ट होता है, उसकी इम्यूनिटी बन जाती है, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है तो वो सर्वाइव कर लेता है, ट्रैवलिंग करवाते हैं तो सर्वाइव कर जाता है वो। अब मान लो 10-12-14 महीने तक एनिमल का 2 दांत होता है, तो ब्रीडिंग में भी अपने को करना है तो वो आपके पास फर्स्ट टाइम आप ही उसको क्रॉस करो, फीमेल लेके आते हैं तो एक तो आपको ये पता लग जाएगा बग आपका है, आपने उसको वो करवाया। एक नया एनिमल क्या फीमेल ही खरीदेगा बंदा जो फार्म खोलेगा तो उसमें कोई थन की प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मास्टाइटिस हुआ है नहीं हुआ, पहले वो इलेक्ट्रिशियन में आई है, उसके बच्चे कैसे दिए, क्या उसको पहले प्रॉब्लम रही है, तो अपने को उसकी हिस्ट्री कुछ नहीं पता एनिमल की, रिकॉर्ड तो किसी के पास है नहीं। मान लो मैं आज 8 दांत एनिमल 3 साल का लेता हूँ तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है 3 साल के पीछे उसके साथ क्या हुआ है, किस चीज़ में वो सही है किस में गलत है। तो नया एनिमल लेंगे तो लॉन्ग टर्म अपने उससे ब्रीडिंग करा सकते हैं, अगर वो अच्छी प्रोजनी देता है, अच्छा एनिमल अपने पास अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो लंबे टाइम के लिए एक अच्छा जानवर मिल गया अपने को, ठीक है, वो फार्म 8-10 साल आपके फार्म पे वो रह सकता है। और बड़ी एज के एनिमल लेंगे तो महंगा मिलेगा, ठीक है, दूसरा उसके बारे में अपने को पता नहीं है, ठीक है। फिर वो तीसरा प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट किससे है कैसा एनिमल आपके पास आने वाला कोई पता नहीं। फिर नया बंदा जो प्रेग्नेंट एनिमल लेता है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। मैं वीडियो देखता हूँ हर बंदा बोल रहा है भी नए काम शुरू करना है तो प्रेग्नेंट फीमेल से करो, और जिस बंदे ने अभी तक बकरी नहीं रखी है उसको प्रेग्नेंट फीमेल दिला रहे हो, उसके घर में डिलीवरी होने वाली है तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा, बच्चों को कैसे मैनेज करेगा, मोर्टेलिटी होगी, वो बंदा डेफिनेटली लॉस में जाएगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रही वो लोग क्यों बोलते हैं, वो लोग इतनी कौन सी उम्र निकली जा रही है, 5 महीने में बच्चा आ जाता है, आपके पास क्रॉस होगी तो 150 दिन की इसकी प्रेगनेंसी टाइम है। हाँ मेल होता है तो वो एक अलग बात है, आपको मेल अगर बड़ी एज का लेते हो तो उसमें क्या अपने को उसकी प्रोजनी का पता है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो बड़ा ले सकते हो आप। फिर बोयर अफ्रीकन वैरायटी है, बीटल अपने पंजाब इंडिया की है, तो आप दोनों पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो दोनों में आपने मेजरली क्या डिफरेंस देखा है, दोनों के फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए। देखो जी, बोयर जो ब्रीड है ना वो एक सिलेक्शन हुई ब्रीड है उसका, तो उसकी इम्यूनिटी बीटल से ज्यादा है, वेट गेन भी ज्यादा है, उसका FCR अच्छा है, उसको कुछ भी खिलाओ सब कुछ खाती है वो बेड की तरह, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उसके प्लस पॉइंट है। तो प्रॉफिट उसका अभी तक वो ब्रीड क्या ब्रीडिंग के लिए सेल हो रही है, कटिंग के लिए सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो ब्रीडिंग के पर्पज सेल होती है तो वो महंगी बिकती है, ठीक है, मतलब जो एनिमल किसी के पास है ही नहीं, आज हमारे को ले लो 1200 रुपये किलो के हिसाब से इसको सेल कर रहे हैं, तो उसके पैसा ऑब्वियसली ज़्यादा मिलते हैं, 20-25 हज़ार का बच्चा हमारा जाता है एक, ठीक है, तो वो पैसे ज़्यादा मिल गए। अब दूसरी बीटल की बात करो तो बीटल का बच्चा वो 10,000 के आसपास बिकता है, 8,000 से लेके 12,000 15,000 बिकता है। अच्छा बहुत लीड एनिमल है उसकी कोई कीमत ही नहीं होती, वो तो एक अलग मैटर हो गया। तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ वो 8-10 हज़ार 12,000 रुपये में बच्चे सेल होते हैं, तो वो उससे डबल रेट पे मिलती भी डबल रेट में और बिकती भी उस रेट में है, तो वो है। पर उसका मार्केट का थोड़ा सा ये रहता है नए बंदे के लिए मार्केट करना मुश्किल है उसका, क्योंकि 2-3 साल लगते हैं लोगों को पता चलता है भी इसका फार्म बोर का लोगों के पास है, या फिर लोग आना स्टार्ट होते हैं, तो 2-3 साल तक फार्मर क्या है स्टेबल नहीं रह पाता, घर से पैसा कितने टाइम बंदा लगाएगा। और बीटल की बात कर रहे हैं तो बीटल का तो ऑल ओवर इंडिया मार्केट है, कोई इशू नहीं है, पर वो बीटल के भी आप अच्छे हर्ड में से एनिमल चूज करके आप लेते हो, धीरे धीरे ब्रीड अच्छी हो जाती है आपके पास, और प्रॉफिट दूध का तो इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि बोयर तो सिर्फ मीट के लिए है, ये आपके लिए दूध के लिए। बीटल जो है दूध में भी काम कर रही है, ब्रीडिंग में भी काम कर रही है, और ईद के लिए इसके मेल बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा मुझे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। अगर बंदा 50-100 बकरियों से शुरू करता है तो उसकी इनकम किस तरह से स्टार्ट होती है बकरी फार्म में? ये सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड है जी बहुत। एक्चुअल क्या होता है, मोस्टली फार्म डेवलप करता आदमी तो वो बोलता है मैं अपने बच्चे सेल कर लूँगा या बकरे बड़े करके सेल कर लूँगा, तो बच्चे भी मतलब इतनी जल्दी ऐसे सेल नहीं होते फार्मर्स के पास। ठीक है, मीट के हिसाब से सेल करता है तो मार्केट का रेट हो 300 रुपये, वो उसको प्रॉफिट नहीं है। अब जो हमारी जो चीज़ समझ में आई, और इंडियन ब्रीड पे काम कर रहे हो, बीटल पे कर किसी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप उसका ब्रीड का सिलेक्शन कर लो एक,
ठीक है। आपको कम से कम 3 साल लगेंगे इस फार्म स्टार्ट होने में। 3 साल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। 3 साल तक आपका फार्म जो है वो एवरेज मेंटेन करेगा, आपके खर्चे कॉस्ट निकालेगा, जी। प्रॉफिट नहीं देगा। आपकी मेहनत तो जाएगी। अगर कोई बंदा 3 साल के लिए इसमें पेशेंस रख के काम कर सकता है फिर तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज जो बंदे आते हैं ना जल्दी वो उतनी जल्दी चली जाते हैं। अब देखो पंजाब में भी इतना शोरगुल हुआ था, मतलब इतने लोगों ने ट्रेनिंग और इतने फार्म डेवलप हुए, वो आज कहाँ है, बंद हो गए। नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है ना। तो ये उस तरीके का काम करने वाला नहीं है। आप इसमें लंबे टाइम का विजन लेके आओ और आप अपने पास बैकअप रखो। अगर जो फार्म 3 साल चल गया वो फार्म तो बंद होता नहीं है, अदरवाइज वो उसकी आम फार्म की 2 साल तक की ही मतलब होती है। प्रॉफिट की जो बात कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट 3 साल बाद आना स्टार्ट होगा। आपके पास एक अच्छा हर्ड मेंटेन हो जाएगा, ब्रीड का सिलेक्शन हो जाएगा, लोगों का रुझान बन जाएगा, तो फिर आपको मार्केट का पता लग जाएगा कि मार्केट के कौन से चीज़ की कहाँ पे है, बच्चे की मार्केट कैसे है, बड़े की मार्केट कैसे है। ये खेल जो है सारा मार्केटिंग का है। उस पर मुझे आपसे बात करनी है डिटेल में। हाँ। अब सर उससे पहले मुझे ये जानना है कि गोट फार्मिंग में डिसीजेस क्या क्या होती हैं, बीमारियां क्या होती हैं, इनके इलाज क्या होते हैं? बीमारियां तो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर ये चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आती है जब हम नया फार्म लगाते हैं और बाहर से हर्ड परचेज करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी पहली बात तो 50% तो फार्म आपका उसी दिन फेल हो जाता है, क्योंकि आदमी बाहर से जानवर मंडियों से परचेज करता है, मंडी से जगह जगह से एनिमल ट्रैवल करके आता है, स्ट्रेस होता है। अब उसी में दिक्कत आती है पीपीआर की। पीपीआर जिस फार्म पे आ गया वो फार्मर सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि हमने फेस किया है। हमारे पिछले मतलब 70-72 एनिमल गए हुए हैं। अपने को एनिमल परचेज करना है तो फार्म से परचेज करो, बाहर से हर्ड मत परचेज करो आप मंडियों से। मंडियों से हर्ड परचेज करते हो तो वो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये बड़ी बीमारी पीपीआर की है, ईटी की है। तो ये मेजर के प्रॉब्लम 2 ही बीमारी करती है जिसमें इनकी डेथ होना लाजमी है। तो इसका आप ध्यान रखो भी, जब भी आप एनिमल नया परचेज करते हो तो उसकी वैक्सीन करो, ईटी करो, पीपीआर करो। जैसे अभी हमारे पास 300 जानवर हैं, तो ये होता है मोस्टली कभी 2-4 एनिमल को डायरिया की प्रॉब्लम है, वो खाने से कभी आ जाती है, कुछ ज़्यादा खाता है, कम खाता है, या कोई टॉक्सिसिटी आ गई उसकी वजह से होती है। तो ये चीज़ें मैनेजेबल है। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने एक नमक का पीस रखा हुआ है। जी जी जी। ये किस कारण के लिए होता है? ये मिनरल्स के लिए एनिमल है। अब स्टॉल फीडिंग में यही चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये रखा हुआ है, जब मन करेगा तो उसको सेट कर लेंगे। सर आपको 8 साल हो गए बकरी फार्म चलाते हुए और आप कामयाबी के साथ चला रहे हैं, आपका फार्म भी बड़ा फेमस है यहाँ पे। जी जी। थोड़ा मुझे बताइए, आपको बहुत सारे अप डाउन आए होंगे जी। कहीं फेलियर भी नजर आया होगा जी। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे लोगों को। एक्चुअल भगवान की दया से हमें कोई फेलियर का इशू नहीं रहा। क्या दिक्कत आती है, पहले तो ब्रीड को लेके थी, फिर हमने न्यूट्रिशन पे वर्क किया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, तो अभी भी डिस्कशन होती रहती है। ठीक है। तो ये देख लिया स्टॉल फीडिंग पे अगर आपको फार्म पे एनिमल रखने हैं तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है बकरी कुछ भी खा लेती है। अब देखो 8 साल के तजुर्बे के बाद भी हमारे पीछे 70 एनिमल गए हैं, तो वो भी हमें मतलब एक लर्निंग हमें मिल गई। पर सर्वाइव हम इसलिए कर गए क्योंकि हमारे पास बैकअप था। हम पीछे 8 साल से लगे हुए थे। ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ नहीं हुआ था पहले कभी, अभी हुआ है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? वो पीपीआर का इशू था। ठीक है। हमने एनिमल बाहर से बाय किए और उनका पीपीआर का वैक्सीन ना करके, उस टाइम गर्मी ज़्यादा थी, हमने ईटी का वैक्सीन किया उनका। ठीक है। तो उसमें एनिमल को ईटी से, क्योंकि जब भी वैक्सीन करते हैं तो इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है एनिमल की, नई एंटीबॉडीज बनती हैं। तो उस टाइम कुछ एनिमल हमारे 3-4 एनिमल कुछ स्ट्रेस में थे, तो हो सकता है उनको पीपीआर की प्रॉब्लम हो। तो हमसे वो डायग्नोज नहीं हुए। इतना हार्ड था बड़ा, 400 एनिमल थे, तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। 100 एनिमल बाहर से आए तो वो ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और हमने उनको क्वारंटाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अपना एक्सपीरियंस था, अभी आज तक हमने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ठीक है। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप। तो वो जब ईटी की वैक्सीन हुई तो उसमें इम्यूनिटी एनिमल की हुई, तो पीपीआर वाले एनिमल थे जी। तो वो एक दूसरे से उसको प्रॉब्लम होना, जैसे को इम्यूनिटी तो एनिमल की लो हुई गई, कुछ वो स्ट्रेस में थे एनिमल, तो फिर पीपीआर बहुत जल्दी स्प्रेड कर गया, बहुत जल्दी वो 100 एनिमल के अंदर फैल गया। वो 2 केस थे हमारे, तो पूरे मतलब 3-4 दिन के पूरे एनिमल हमारे पीपीआर में आ गए थे। फिर हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर किया, तो पर हमारा 70% एनिमल उसमें चले गए। नुकसान तो हुआ, एक अलग हुआ, पर उतने पैसों से हमने कुछ चीज़ें सीख ली है। भी फार्मर को बता सकते हैं भी अपने को ऐसे ऐसे काम नहीं करने जी। और हम खुद भी उन चीज़ों से सीखे। तो ये तो एक देखो बिजनेस के अंदर ये चीज़ें अप डाउन और थोड़े बहुत ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये चीज़ें ना हो तो फिर आदमी तो भगवान हो गया ना। सही बात है सर। थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताइए, क्योंकि किसी बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है मार्केटिंग जी। तो वो आप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से किसानों को करनी चाहिए? देखो मार्केटिंग का हमारा एक शुरू से प्लान है, हम 1-2 एनिमल कभी सेल ही नहीं करते। ठीक है जी। कभी नहीं करते। अच्छा। हर रोज हमारे 5-10 लोग फार्म पे आते हैं, 2 बकरी लेने, 1 बकरी लेने।
मैं उनको लोगों को ये बोलता हूँ, आप अपने घर पे कोई और काम कर लो। उनमें क्या होता है, मतलब किसी को 1 बकरी देना, 2 बकरी देना, उसमें रेट की नेगोशिएशन बड़ी चीज़ें चलती रहती हैं और इतना टाइम माथापेची करने का है नहीं। हमारा सिर्फ मार्केटिंग का, हम जब एनिमल सेल करते हैं तो हमारे पास मान लो 100 एनिमल या 50 एनिमल हमारे पास सरप्लस हैं, तो हमारे पास कोई फार्म डेवलप करने के लिए आता है तो हम उसे कंसल्टेंसी भी देते हैं अपनी, उसका फार्म भी डेवलप करते हैं, 1 साल के लिए उसके साथ रहते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है। तो हम इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं ठीक कि किसी फार्मर ने नया फार्म डेवलप करना है ना, तो हम 1 साल के लिए पूरी गाइडलाइन है, क्या कैसे न्यूट्रिशन सस्ता कैसे खिला सकते हैं, कैसे इनको मेडिसिन देनी है, डॉक्टर हमारा पूरा प्रॉपर उनका ध्यान रखता है। तो हमारा ये रहता है, जो एनिमल हमने दे दिए वो फार्म जो है वो एनिमल की वजह से बंद नहीं हो पाएगा कभी भी। फार्मर की वजह से हो तो एक अलग बात है, उसकी टेक केयर नहीं है, वो चीज़ें ध्यान नहीं दे रहा, पर हम ये चाहते हैं भी वो 80% फार्म वो बंद नहीं होने देंगे। मेल जो आते हैं तो मेल देखो 10-15% ब्रीडर निकलते हैं, बाकी जो बच्चे मेल होते हैं तो हम 3 से 5 महीने के बच्चे जो हैं कटिंग वाले को सेल कर देते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा किंतु परंतु सोचते नहीं है, क्योंकि हमारा काम है फीमेल तैयार करना, तो हम सिर्फ अपना जो फोकस है वो फीमेल्स के ऊपर ही रखते हैं। मेल तो ब्रीडर के ऊपर ध्यान रखते हैं कौन सा बच्चा आप अपने को तैयार करना है या देना आगे किसी को। थोड़ा सर ब्रीडर के बारे में बताएंगे। एक तो मुझे ये जानना है कि आपने महंगे से महंगा ब्रीडर कितने का लिया है? हाँ, देखो ये जो है, अब वो बकरा सामने आप देख रहे हो ब्रीडर बड़ा खड़ा है ना, ब्लैक कलर का जो बाहर है, हाँ, वो अभी 34 मतलब 34 महीने का हो गया है। अच्छा जी। अब ये बच्चा तो मैंने उस टाइम लाख रुपए के आसपास का लिया था। अच्छा, कितने महीने का था? ये था 6-7 महीने का था उस टाइम। ब्रीड कौन सी सर? ये बीटल बीटल का ही है और बहुत अच्छी लाइन का है। अच्छा। हाँ, तो ये पम्मा सैदो के जो लाइन है जी। तो उस लाइन से बच्चे हैं ये मेरे पास जो भी हैं। है। ये हमारे यहाँ एक लड़का संदीप है तो उसके घर पैदा हुआ था ये। अच्छा। इसकी मदर का रिकॉर्ड हमारे पास है, इसकी नानी दादी का, इसके फादर का रिकॉर्ड हमने हमारी आंखों के सामने है, वो चीज़ें क्लियर है। ठीक है। तो वो रिकॉर्ड हमारे पास है। जैसे अभी वो बच्चा बैठा है तो वो भी हमने अभी पीछे परचेज किया है, अभी 1 साल नहीं हुआ उसको, तो वो भी सैदो की ब्लड लाइन का बच्चा है। ये लेटा हुआ ये भी सैदो की ब्लड लाइन का बच्चा है। उधर वो खड़ा है तो वो भी इसी ब्लड लाइन से, ब्लैक वाला वो रेड वाला बच्चा खड़ा है ना जो कोने पे, हाँ जी, तो ये बच्चा अभी ये खीरा बच्चा है, अभी साल के आसपास का बच्चा, अभी 2 दांत निकाले नहीं है इसने। ठीक है। तो ये भी हमने मतलब उसका भाई था जो उसका बेटा है ये। ठीक है। तो ये एक ही ब्लड लाइन के बच्चे हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा, अभी भी हम और ब्रीडर परचेज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छी लाइन के बच्चे हैं जो लेके आ रहे हैं, जिनकी हमें 3 जनरेशन का कम से कम पता है। सर इसमें आप फिजिकली भी कुछ देखते हैं, कद काट इसका, लेंथ विड्थ? वो सब देखते हैं जी। फिजिकली हम इसको देखते हैं, जैसे ये बच्चा घूम रहा है आपके सामने जी, तो ये देखते हैं इसकी जो लेग्स हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे वो करेक्टर है इसके जी, नाक कान की बात करते हैं जो, वो कैसे हैं, वो बीटल वाले प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है। जितने भी अपने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी बड़ी रिसर्च स्टडी हुई है इसके अंदर। ठीक है। तो अभी अपने पंजाब या अपने इंडिया में कह लो तो वो बहुत बड़ी रिसर्च अभी हुई नहीं है, चल रही है अभी उसके ऊपर। तो हम उस करेक्टर को देखते हैं भी ये बीटल के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बीटल है कि नहीं है। ठीक है। तो उस हिसाब से एनिमल परचेज करते हैं। सर जैसे आपका ये 500 बकरियों की कैपेसिटी का फार्म है जी, आपका P&L जहाँ बैलेंस शीट निकालनी हो तो क्या निकल के आती है सर, अगर एक आइडिया निकालना हो? एक्चुअल ये जो हमारा हर्ड है, पहले हमारा जो फार्म था वो 150 एनिमल के आसपास था। ठीक है। तो हमारा ईयरली अराउंड ये मानो भी 80 से 90 लाख का टर्नओवर रहता था। ठीक है। उसमें हमारे पास जैसे बोयर थी और बीटल थी। ठीक है। तो एनिमल हमारे पास, हम बाहर से जो फार्म थे उनसे भी हम बाई करते थे, उनको सेल करते थे। अभी जो बात करें अपने ब्रीडिंग की, हमने यहाँ पे पैदा किया फिर उसको बच्चे को बेचा, वो अभी हम टाइम लगेगा जी। वो हम नेक्स्ट 2 साल के बाद ये चीज़ें आपको बुक्स पे दिखा सकते हैं। ठीक है। ये हमने ये पैदा किया, ये बेचा और ये हमें प्रॉफिट आया। ठीक है। तो अभी क्या है, इंडिया के अंदर ये भी एक दुर्भाग्य है, अभी ब्रीडिंग का कोई फार्म नहीं है। मतलब ये बातें कहने की है, जितने भी गॉड फार्मिंग चल रही है वो ट्रेडिंग की चल रही है। जिसने ब्रीडिंग के लिए खोला वो बंद हो गया, तो अभी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इधर से माल लिया उधर से बेचा, बस काम खत्म है। ठीक है। तो जितने फार्म को ब्रीडिंग का कंसेप्ट जो बहुत कॉस्टली है। ठीक है। ब्रीड जो तैयार करनी है वो बहुत महंगे, एक्सपेंसिव बहुत है। अब एनिमल की बात कर रहे हैं अपने तो कितने महंगे हैं। आज वो बड़े बकरे जो लेने हो तो आज 4-4, 5-5 लाख के बकरे हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने देखा फिरोजपुर में एक बकरी बिकी है 7.5 लाख की जी। अब ब्रीडिंग के ऊपर जाएंगे तो क्या कितने के एनिमल परचेज कर लेगा बंदा। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रीडिंग के ऊपर अभी कोई फार्म नहीं है, और वो जो किसी के 5-10 एनिमल हैं
तो वो फार्म कमर्शियल फार्मिंग में नहीं आता। वो 5-10 एनिमल को रखना अलग कंसेप्ट है, 100 को रखना अलग और 500 को रखना अलग और 5000 को रखना अलग। कई फार्मर ये भी सोचते हैं, मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करूँगा, हर बंदा ये सोचता है मैंने तो बड़ा काम करना, पहले थोड़े रख के देख लूँ। तो ये वो रॉन्ग सोच है उनकी, बिल्कुल गलत है। ये कहीं भी ऐसा नहीं है भी आपने 10 एनिमल पाल लिए तो आप 200 पाल सकते हो, नहीं है। 200 हर्ड की आप मतलब मेंटेनेंस वो अलग तरीके से है, उनकी प्रॉब्लम अलग है 200 एनिमल की, है ना, 10 की अलग है। 10 के बिहाफ पे 10 रख के आपने 200 का खोला है तो फिर आप पिटोगे। ठीक है। 10 का तजर्बा 200 में काम नहीं आएगा, तजर्बा 200 का 200 पे ही काम आएगा। ठीक है। ये बातें कहने की है जी। तो लोग मेरे पास से 90% लोग ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं जी हमें तो अभी शुरुआत करना, एक बार हम देखते हैं 10-15 जानवर ले लेते हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों पैसे लगाते हो, पहले 6 महीने वैसे 50,000 लाख रुपए का गाड़ी में डीजल पेट्रोल फूक लो, मिल लो लोगों को 2-2 4-4 दिन वैसे फार्म पे बैठ जाओ, जाके देख लो। सही बात। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्या देखोगे उसमें? बकरी से बच्चा आया जी। वो बचा कि नहीं बचा, आपके क्या एफर्ट्स उसमें लगे, ये देखोगे। अब ये एक का तो आपने देख लिया, जब आपका 100 बच्चे आएगा फिर कैसे करोगे? तो ये चीज़ें सारी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब बड़ा फार्म होता है ना तो वो साइंटिफिक वे में चलते हैं और एक बंदे से नहीं चलता वो। अब मैं कहूँ मैं फार्म अकेला मैं नहीं चला सकता जी। मेरी टेक्निकल टीम भी है, डेटाबेस भी हम इसका मेंटेन करते हैं, तो सभी लोगों की हेल्प से वो फार्म कमर्शियल चलते हैं। बंदा सोचे मेरा एक्सपीरियंस है मैं कल इसको अकेला चला लूँ, नहीं चलेगा वो। तो आपको टेक्निकल डॉक्टर्स भी, डॉक्टर की जगह डॉक्टर चाहिए आपको, नीम की जगह नीम हकीम चाहिए आपको, वो चीज़ें प्रॉपर चाहिए अपने को। तो बड़ा फार्म बड़ा विजन है तो उसके लिए आप 6 महीने पैसे ट्रैवल कर लो जी। ऐसा नहीं है अभी आपने 10 बकरियाँ रख ली बड़ा फार्म कर लो, वो नहीं है। कुछ जरूरी चीजें जो आप बताना चाहते हो मैं ना पूछा हूँ। तो मार्केटिंग का अपने जो सिनेरियो अभी चल रहा है, वो लोग मंडियों में सेल कर रहे हैं, मंडियों में ले रहे हैं, तो ये वो धंधा ही नहीं है। ठीक है। आप मंडी से एनिमल लाए और मंडी में जाके सेल कर लिया और स्टॉल फीडिंग पे पाल रहे हो, कभी फार्मर सक्सेस नहीं हो सकता, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। इस चक्करों में मत पड़े। ठीक है। हाँ, ठीक है, यूट्यूब पे सब चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, वो एक अलग मैटर है। पर मैं आपसे ये बात बोल रहा था, पहले भी अपने कर रहे थे भी, राइट इन्फॉर्मेशन जब तक लोगों को नहीं मिलेगी तब तक ये फार्म डेवलप नहीं होंगे। सही बात है। जितनी जल्दी से खुलते हैं उतनी जल्दी से बंद हो जाते वो हैं। हो रहे हैं। हाँ, ट्रेडिंग करनी है, किसी से बकरी आपने ले ली है, 5 बकरी ले ली है, लाख रुपए लगा दिया है, आगे उसको 1,10,000 में सेल कर दी है, तो वो एक अलग मैटर है। वो फार्मिंग नहीं कह सकता, वो ट्रेडर है, व्यापारी है, वो बंदा कहीं भी बैठ के अपना काम चला सकता है। फिर आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी, फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू जी, आपके और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों ये थे भूपिंदर जी, जिन्होंने आज हमें गोट फार्मिंग के बारे में जानकारी दी, बताया कैसे गोट फार्म को कामयाब बनाया जा सकता है, क्यों गोट फार्म फेल हो जाते हैं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हम लोग और वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।